अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई उस्मान आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। और मैं ये जानता हूँ मार्बल खरीदने और लगवा लेने के बाद एक और मुश्किल मरहला आता है जिसका नाम है रगड़ाई और मार्बल की पॉलिश। उसके सिलसिले में आपके जहन में जितने सवालात उठते हैं उन तमाम के जवाबात इंशाल्लाह इस वीडियो में आज आपको मिलने वाले हैं। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो रगड़ाई के मामले में इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं बातें कवर करने जा रहा हूं उनकी लिस्ट मैंने तैयार की है, वो सारी आपको बता देता हूं। सबसे पहले पॉलिश का प्रोसेस होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या मामला होते हैं, ये सब आपको गाइड किया जाएगा। वट्टियों की तादाद कितनी होती है ये जान पाएंगे। और रगड़ाई का चूना कहाँ जाएगा ये आप देखेंगे। नॉर्मली कितना टाइम लगता है रगड़ाई करने के प्रोसेस में, ताकि कोई भी कारीगर आपको अंधेरे में ना रख सके। और ये वटियां और सामान कारीगर खुद लाता है या आपने फराहम करना होता है। मार्बल लगवाने के कितने दिन के बाद रगड़ाई जो है वो अमल स्टार्ट किया जा सकता है। क्या तमाम मार्बल की चमक एक तरह की आती है, इस पे भी डिस्कशन होगी। पॉलिश के बाद बुरादा क्यों डाला जाता है, ये एक अहम सवाल है जो बहुत से दोस्त हमारे से करते हैं, इसका जवाब दिया जाएगा आपको। क्या केमिकल वॉश करने से फर्श की चमक में असर पड़ता है, रीपॉलिश करने के जो मसाइल होते हैं या मामला होते हैं उन पर नजर डाली जाएगी। पॉलिश का काम करवाने के लिए ठीक बंदे का जो इंतखाब किया जाए उस पे इन दी एंड आपको ये बताऊंगा। रेट कितना होना चाहिए पॉलिश, अच्छी पॉलिश का, वो भी आपको गाइड किया जाएगा। 14x15 के रूम में टोटल पॉलिश का खर्चा कितना आने वाला है ये बात करेंगे। पॉलिश का बिल कैलकुलेट करने के लिए जब आपने पूरी पॉलिश करवा ली, अब आपने उसको बिल पे करना है, टोटल बताना है कितना खर्चा आया, उसके लिए स्क्वायर फीट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इन दी एंड इंशाल्लाह वो भी आपको करके दिखाएंगे और उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अच्छा तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि रगड़ाई का अमल बेसिकली होता क्या है। तो इस तरह की एक बड़ी सी मशीन जो कारीगर आपके घर पे लेके आता है और रगड़ाई का अमल स्टार्ट करता है, उसके नीचे बेसिकली वो मशीन एक ही रहती है, लेकिन उसके नीचे जो ये गोल सा पार्ट होता है, इसके नीचे वटियां इस्तेमाल की जा रही होती हैं। इन वटियों को तब्दील करते रहने से मुसलसल एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तकरीबन 12 से 14 मुख्तलिफ नंबर्स की वटियां तब्दील कर लेने के बाद आप एक ऐसी सरफेस हासिल कर लेते हैं जो बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही होती है। ये टोटल प्रोसेस है रगड़ाई का, जिसे बोलते हैं पॉलिश बोलते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर से कुछ लगाना पड़ता है या कुछ मलना पड़ता है, वो कोई सीन नहीं है। सिर्फ रगड़ाई के अमल को ही इंग्लिश में पॉलिश कहते हैं और इसे केमिकल पॉलिश का नाम दिया गया है। ये वो मुकम्मल सेट पड़े हुए हैं जो कम से कम अगर लगाए जाएं तो एक अच्छी चमक हासिल की जा सकती है। और यही अमूमन जो कम्बिनेशन है ये इस्तेमाल करते हैं। वैसे रगड़ाई वालों को मुनहसर होता है कि वो ज़्यादा या कम इसके हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। ये सबसे पहले ये वाली वट्टी होती है, उनकी मशीन के सबसे नीचे लगती है, जो कटाई का काम करती है, जिसका काम होता है मार्बल को बिल्कुल एक जैसा कर देना। इसके बाद इस तरह के गुटके वो अपनी मशीन के नीचे लगाते हैं, जिसको जो इसकी खराशें पड़ी होती हैं फर्श के ऊपर वो दूर कर देते हैं इसको लगाने के बाद। फिर आ जाते हैं आपके पॉलिश पैड्स। कुछ जो रगड़ाई वाले ज़रात हैं वो पॉलिश पैड्स की जगह इस तरह की वटियों के नंबर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के नंबर होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं बैक साइड पर लिखा हुआ है 50। अगर 50 नंबर का, 100 नंबर का, 400 का, 800 तक पैड यूज़ कर लिए जाएँ। उसके बाद फिर आ जाते हैं ये वाले रेगमार। ये जैसे कि आप देख सकते हैं 800 नंबर का है, ये 600 नंबर का है, ये 3/4 है। ये तरतीब के साथ लगते हैं, सबसे पहले 3/4 लगता है, फिर 600 लगता है, फिर 800 लगता है। और उसके बाद ये इटली का फार्मूला आ जाता है, येलो वटी, इसकी एक परत होती है। इसको कूट के भी लोग लगाते हैं और वैसे साबित भी लगा सकते हैं। ये जितने भी रेगमार आप देख रहे हैं ये भी हो सकते हैं आपको जो रगड़ाई वाला बंदा है वो कूट के छोटे छोटे पीसेस बना के लगा दे, उससे आपने घबराना नहीं है। वो उनकी मशीन का कुछ इस तरह का सिलसिला होता है तो वो लगा रहे होते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें हों, कूट के भी लगाई हो तो कोई मसला नहीं है। बेसिक चीज़ होती है कि इतनी अगर फार्मूलेशन यूज़ कर ली जाए, पॉलिश वाला अगर यूज़ कर ले तो वो एक अच्छी चमक दे सकता है। बाकी इस तरह के नंबर्स इनके अंदर बहुत सारी तादाद में है, तकरीबन 40 से 50 सेट हो जाएंगे अगर सारे नंबर्स इस्तेमाल किए जाएँ। रगड़ाई वाले के डिपेंड करता है वो कितनी कीमत आपसे ले रहा है। जितनी ज़्यादा कीमत लेगा उतना ही उसका चांसेस होंगे कि वो इस नंबर बढ़ाता जाएगा। अगर कोई कम कीमत में लेगा तो इसको स्किप करके वो 10 के सेट की जगह 6 पे भी पूरा कर सकता है। ये मुख्तलिफ रगड़ाई वालों के मुख्तलिफ जो होते हैं तरीक़ाकार है। अच्छा जी, अब प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के तौर पर एक साइट जो आपको इस वक्त वीडियो के अंदर नजर आ रही है, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इसरार भाई। उनसे मैंने पूरा इंटरव्यू किया है कि इस साइट को उन्होंने किस तरह तैयार किया, कौन कौन से नंबर इस्तेमाल किए वटियों के, ताकि आपके लिए तो सबसे बढ़ के आपको यही चाहिए ना कि एक अच्छी चमक जो है वो हासिल हो जाए। बाकी टेक्निकलिटीज तमाम किस्म की आप किसी भी रगड़ाई वाले से नहीं निकलवा सकते। डेफिनेटली इसके लिए एक तजर्बाकार बंदा अगर आपके पास हासिल हो जाए तो फिर आपकी आधी परेशानी वैसे ही दूर हो जाती है। लेकिन इन चीज़ों का अगर आपको पता होगा तो आपके लिए चीज़ें कुछ ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो बेसिकली
जो है कारीगर का तजर्बेकार होना बहुत इस मामले में ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि उसने अपनी जजमेंट बेस पे काम करना होता है। जब वो वटी चला रहा होता है, मशीन पूरी मूव कर रहा होता है अपनी एक एरिया के ऊपर, फर्श के ऊपर, तो वो ना साथ साथ जजमेंट कर रहा होता है कि अभी ये इस पोजीशन पे आ गया है कि अगली वट्टी पे शिफ्ट कर लिया जाए या अभी ये नहीं आया। ये प्योरली उसके तजर्बे की बेस पे जजमेंट होती है जो कि बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। दूसरा नंबर आता है कि कौन सी वट्टियां सेलेक्ट करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 40 to 50 नंबर्स हैं बेसिकली वट्टियों के, लेकिन 40-50 तो जाहिर है कोई भी नहीं लगा सकता, तो उसके लिए 10-12-15 सेट्स तकरीबन नॉर्मली चेंज करते हैं कढ़ाई वाले। तो इस स्पेसिफिक साइड की अगर मैं बात करूं जो आपको नजर आ रही है, ये बहुत जबरदस्त काम किया गया था। 24x48 का वेरोना का स्लैब्स इसके अंदर फर्श में बाकायदा तौर पर लगाए गए थे। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा ये टाइल है, इतनी ज्यादा इसकी शाइन आ रही है। तो बेसिकली इसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले कटाई का प्रोसेस किया जिसमें चूना चूना निकल गया, सारा वो एक जैसा हो गया। फिर उसकी जो फाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसमें उन्होंने पैड्स यूज किए हैं, पहले 50 नंबर का, 100 नंबर का, 300 नंबर का, 400 का, 600 का, 800 का, ये पैड्स इस्तेमाल किए हैं। फिर दोबारा वो रेगमार पे आए हैं, रेगमार 3/4 का लगाया, 600 का लगाया, 800 का लगाया है। और इसके बाद वो बता रहे थे कि 5000 और 6000 तक के हमने रेगमार लगाए हैं। येलो लगाने से पहले ही फर्श की हालत ऐसी हो गई हुई थी कि वो येलो की तरह चमक रहा था। तो इसके बाद उन्होंने फाइनली इस काम के ऊपर येलो लगाई है। तो इस स्टेशन में ये इस वक्त पहुंच गए कि बहुत आउट क्लास किस्म की शाइन निकली है इस फ्लोर की। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जब आप पहली वटियां लगा रहे होते हैं तो बहुत सारा स्लज और चूना निकल रहा होता है। अच्छे कारीगर जो हैं वो बहुत अच्छी तरह उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उनको अपने मेन होल्स में नहीं जाने देते। गटर वाले सिस्टम में अगर वो चूना चला जाए तो आप अपनी शिफ्टिंग से पहले ही बहुत बड़ी परेशानी मोल ले लेंगे। आपके जो सीवरेज सिस्टम है वो उससे चौक भी हो सकता है, लिहाजा आपने इसको गटरों में नहीं जाने देना। कारीगर को अमूमन ये पता होता है, वो या ये बाहर सड़कों की जानिब निकाल रहे होते हैं या कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे जो सोसाइटीज आपको अलाउ नहीं करती बाहर निकालने के लिए, तो वो फिर एक जगह पे इकट्ठा करते रहते हैं और फिर बाल्टियों में इकट्ठा करके उसको कहीं और डिस्पोज ऑफ करते हैं, किसी खाली प्लॉट के अंदर या कहीं भी और वो फेंक सकते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि रगड़ाई के अंदर टाइम कितना लगता है, क्योंकि आजकल मार्बल लोग इसीलिए लगवाने से भाग जाते हैं कि यार रगड़ाई करवानी पड़ती है, बड़ा लंबा प्रोसेस है, टाइल लगवाओ, जांच छुड़ाओ, उसी वक्त शिफ्ट हो जाओ। तो असल में मैंने जो कारीगर हजरात से मशवरे किए हैं वो ये बताते हैं कि 5 मरले का एक जो फ्लोर है ना, वो हम लोग 1 हफ्ते में तैयार मुकम्मल देते हैं। उसकी मुकम्मल फिलिंग शिलिंग लगा के हर चीज मामला जितना भी है वो मुकम्मल तैयार करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको बात बताता है कि जी इस वजह से देर हो रही है, वो हो रही है, तो वो सारी बातें ही होती हैं। नॉर्मली इतना ही टाइम लगता है इसके ऊपर। और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये आता है हमारे से कि मार्बल लगवाने के कितने दिन बाद रगड़ाई का अमल जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसके बेसिकली सीजनल जवाब है। अगर आपने सर्दियों में मार्बल लगाया है ना तो वो 7 से 8 दिन लेगा पक्का स्टेबल होने के लिए, जबकि अगर आपने गर्मियों में मार्बल लगाया तो आप 3 दिन के बाद अपनी रगड़ाई का अमल स्टार्ट करवा देंगे, तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आने वाली। तो आप अपने नोयत के मुताबिक इसको डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी बुरादा फेंकने का सवाल। अक्सर जो रगड़ाई वाले हजरात हैं वो डिमांड करते हैं कि जी बुरादा ले आए, वो फेंकना है रगड़ाई करने के बाद। तो उसका क्या मकसद होता है ये भी बता देता हूँ आपको कि वो जो बेसिकली रगड़ाई का अमल होता है उसमें बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल हुआ होता है और फर्श ने बहुत ज्यादा नमी क्रिएट की होती है अपने अंदर, और उस नमी ने वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वेपोरेट होना होता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे फाइनल जो परत है येलो वट्टी जिसे मैंने बोला था, वो कोटिंग जो थी ना वो चमक की कोटिंग थी। अगर वो नमी नीचे से ऊपर उठती है और उसको ऊपर इमीडिएटली ऊपर कोई बॉन्डिंग नहीं मिलती ना, तो पैचेस की सूरत अख्तियार अक्सर करने की शिकायत आई है। धब्बे से पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए बुरादा फेंका जाता है कि बुरादा जो है ना इमीडिएटली वो नमी चूसता जा रहा होता है और जो आपकी वो लेयर होती है, कोटिंग होती है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। दूसरा बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आमदोरफ्त बहुत ज्यादा हो रही होती है। जब आप मकान बना रहे होते हैं, पॉलिश करवा ली होती है, तो अभी भी बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती हैं, प्लम्बर वगैरह, इलेक्ट्रिशियन वगैरह काम कर रहे होते हैं, जिनकी आमदोरफ्त से जो स्क्रैचेस दोबारा पड़ने के खदशात होते हैं, तो बुरा उसको भी कवर कर लेता है। इसके अलावा येलो वट्टी होती है, उसकी कोटिंग जब ऊपर लगती है ना, तो उसकी अपनी कुछ लाइनें ऐसी होती हैं वो छोड़ गई होती है जो कि वक्त के साथ साथ यूजेज के साथ उतरनी होती है। तो जब आप बुरादा डाल देते हो उसके साथ वो एक रगड़ खाता रहता है, उसको पॉलिश दोबारा से भी करता रहता है और उसकी जो कोटिंग को बिल्कुल एक जैसा कर देता है। ये बुरादा का बहुत बड़ा फायदा होता है और ये बुरादा आपने ला के देना होता है, मालिक की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं कि सामान जो है वो कौन लेके आता है। जितनी भी वटियां इस्तेमाल होती हैं पॉलिश के प्रोसेस के अंदर, वो बेसिकली रगड़ाई वाले की जिम्मेदारी होती है। आपने जब उसके साथ एक स्क्वायर फीट का रेट डिसाइड कर लिया है तो फिर जितना सामान इस्तेमाल होगा वो सब रगड़ाई वाला लेके आएगा। आपने कुछ नहीं ला के देना, सिर्फ आपने बिजली का कनेक्शन उसको फराहम करना है, पानी का कनेक्शन फराहम करना है क्योंकि उसकी मशीन के साथ पानी मुसलसल चल रहा होता है, और इसके अलावा आपने उसको एक वाइपर वगैरह देना है जिससे वो वाइप करेगा, बाकी सामान सारा उसका होगा।
फिर इसके बाद कई दफा सवाल पूछने में आया है कि क्या केमिकल्स वगैरह जो होते हैं फ्लोर वॉश करने के लिए या कोई इस तरह के केमिकल जिससे बहुत ज्यादा गंदगी या मैल उतर जाती है फर्श की, वो इस्तेमाल करने से पॉलिश खराब होती है। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ जी, जो हार्श किस्म के केमिकल्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे वो कोटिंग की बात है, वो कोटिंग नहीं उतरनी चाहिए। वो कोटिंग इतनी पक्की होती है, रगड़ के साथ लगी होती है, वैसे तो वो नहीं उतरती, बहुत लंबे अरसे तक चलती है, लेकिन जो अगर आप केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे तो उससे उसकी रफनेस जो है वो बहुत जल्दी क्रिएट हो सकती है, लिहाजा केमिकल्स से अवॉइड किया जाए। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं रीपॉलिश की मिसाइल। अगर आपका फर्श पहले से लगा हुआ था मार्बल और आपने कभी रगड़ाई भी उसकी करवाई थी, कुछ साल गुजर चुके हैं, दोबारा फ्रेश करना चाहते हैं, तो उसके क्या मामला होते हैं। बेसिकली जो वटियां हैं शुरू की जितनी भी हैं 4 से 5 हो सकता है वो स्किप हो जाए। सबसे ज्यादा जो चूना निकलता है, जो गंद वगैरह निकलता है, वो सबसे पहली 2 वटियों के अंदर निकलता है, तो वो तो कभी भी नहीं लगने वाली। अब डिपेंड करता है कि स्क्रैचेस कितने पड़े हुए थे ना आपके फर्श के ऊपर, वो कारीगर जज करेगा कि यार ये कितने गहरे स्क्रैचेस हैं, कोई चारपाई खींची थी, कोई कुर्सी खींची थी तो उसके ग्रूव्स कुछ पड़े हुए हैं। अगर वो गहरे हों तो वो 2 या 3 नंबर वट्टी से स्टार्ट करेगा, या वो पैड जो मैं आपको बताए हैं 300 नंबर पैड से या 400 नंबर पैड से स्टार्ट करेगा और एंड वाली सारी वटियां लगा देगा। उसका खर्चा वो जो उनसे हो सकता है कि हाफ ले ले, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ले ले। फॉर एग्जांपल अगर 20 रुपए स्क्वायर फीट होता है, चल रहा है मार्केट के अंदर रेट, तो आपसे 12 ले ले या 13 ले ले। उनको पहली 2 वटियां जो सी वो नहीं लगेंगी, उसके बाद की सारी वटियां लगेंगी। और उसके अंदर किसी किस्म का चूना वगैरह बहुत कम निकलता है, वो साफ पानी की ही रगड़ाई होती है, इसलिए परेशान नहीं होना। अगर आप रगड़ाना चाहते हैं दोबारा पुराने फर्श को, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप रिहाइश पजीर हैं तब भी आप करवा सकते हैं और उसके अंदर चूना नहीं निकलता और टाइम बहुत कम लगता है उसके अंदर। 1 दिन के अंदर मैं कहता हूँ या 2 दिन के अंदर आपका 5 मरले का पूरा एक फ्लोर जो है वो रगड़ाई किया जा सकता है। तो पॉलिश के लिए सही बंदे का इंतखाब करना, जब आपको ये पूरे प्रोसेस का पता चल गया होगा, आप उससे सवालात इस तरह के कर लेंगे, आप उसका सामान देख सकते हैं, उसकी मशीन देख सकते हैं, उसके पास रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, कोई उसके पास तस्वीर उसके मोबाइल के अंदर मौजूद होंगी या उसके काम की वीडियोस मौजूद होती हैं, जो ज्यादा अच्छे तरीके से अपना काम बड़ी मेहनत से कर रहे होते हैं, तवज्जो से कर रहे होते हैं। वो अपने कामों की अक्सर जो है ना लिस्ट बनाई होती है, उन्होंने अपने कामों की वीडियोस बना के अपने मोबाइल में रखी होती है, वो आपको दिखा देते हैं, आप उससे जज कर सकते हैं। अगर आपके मार्बल फैक्ट्री वाले के साथ अच्छा रहा है ताल्लुक, उन्होंने आपको सामान अच्छा दिया है, तो हो सकता है लिंकेज उनके पास अच्छी हो मार्बल रगड़ाई करने वाला, या आपका ठेकेदार के साथ ताल्लुक अच्छा रहा है तो आप उससे भी वो कर सकते हैं। और 3-4 लोगों से अगर आप इन बातों को, इन वीडियो को जानते वक्त आप 3-4 बंदों से इंटरव्यू कर लोगे, तो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि यार कौन बंदा सही बात कर रहा है, कौन बंदा थोड़ा सा दूसरी तरफ बात को लेके जा रहा है, तो इस तरह आपको जजमेंट हो जाएगी। अब आ जाती है कि रेट कितना होना चाहिए। बेसिकली रगड़ाई का जो रेट है वो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ चल रहा होता है। बड़े जितने भी शहर हैं उनके मैंने देखा है खर्चे ज्यादा हैं, तो उनका रेट जो है वो ज्यादा चल रहा होता है। जैसे कि लाहौर इस्लामाबाद वाली साइड पे अगर हम चले जाते हैं तो वहां पे ये 30 रुपए तक भी चल रहा है, 35 रुपए तक भी चला जाता है इस्लामाबाद के पोश एरियाज के अंदर, क्योंकि वहां पे लेबर बहुत महंगी होती है। वहां पे रिहाइश जो सी है दूसरे इलाकों से भी लेबर आई होती है, या जो भी काम करने वाले नजर आता है उनके अपने खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने इसी काम के अंदर से निकालना होता है, इसलिए उस जगह का रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है लेबर का। तो वहां पे 35 रुपए स्क्वायर फीट भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। जैसे हमारा शहर है यहाँ पे 17 रुपए फुट भी लोग चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं, जिन्होंने वटियां स्किप नहीं करनी और वटियों की तादाद पूरी लगानी है, तो वो 20 से 22 रुपए यहाँ पे जो नॉर्मली चार्ज कर रहे हैं। तो आपके शहरों में उसके मुताबिक आप उसको रेट को जज कर सकते हैं। 14 बाई 15 का एक कमरा है, तो मैं लमसम अगर रेट बताऊं एक कमरे का तो वो कितना बनेगा, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी फरमाइश के मुताबिक 4500 रुपए का बिल जो है वो बनने वाला है, अगर 20 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी उसके साथ डील हुई हो। इसके अलावा किसी किस्म का सामान कुछ नहीं देना। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी होता है कि अगर आपका बड़े लेवल का काम है, कुछ 2000 स्क्वायर फीट है, 3000 स्क्वायर फीट है, इससे भी ज्यादा है, तो हो सकता है कि वो कारीगर आपको रेट फिर नीचे दे, क्योंकि जितना ज्यादा काम होता है उतनी एवरेज अच्छी निकलती है। एक दिहाड़ी में ज्यादा काम कवर किया जा सकता है, तो रेट वहां पे थोड़ा होगा। अगर आपका काम मिसाल है कि सिर्फ एक ही 12 बाई 15 कमरा है, तो वो हो सकता है 4500 भी ना ले, उसका वो लमसम आपको 6 या 8000 बता दे, क्योंकि एक काम को करने के लिए थोड़ी सी वेस्टेज, टाइम की वेस्टेज भी हो रही होती है, कुछ चीजें जो सी होती हैं वो कवर नहीं हो सकती। जबकि बड़े काम के अंदर आपने एक काम को क्लियर किया तो दूसरा काम साथ ही चलना हो, पिछले वाले को फिलिंग वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं तो मैनेज हो जाता है। जबकि जहां एक ही जगह पे मशीन चलनी हो उस जगह पर थोड़ी सी इन चीजों की लैग आ जाता है, टाइम ज्यादा लगता है, काम की एवरेज कम निकलती है, स्क्वायर फीट और बिल स्क्वायर फीट के हिसाब से कम बन रहा होता है, तो वहां पर आपको वो लमसम चार्ज कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर कोई आपको इस तरह का पॉइंट है जो आपके जहन में सवाल उठ रहा है और अभी तक इसमें वीडियो में आपको नहीं मिला उसका जवाब, तो वो कमेंट सेक्शन मौजूद है, वहां पे जरूर पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं वहां पे एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा या उसके ऊपर मजीद अपडेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा।
अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करते जाइएगा। मेरी ये दुआ है जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।